अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर 17, डिस्क स्टोरेज, बेसिक फाइल स्ट्रक्चर्स और हैशिंग के बारे में इसके अंदर डिस्कशन की जाएगी। चैप्टर की आउटलाइन में जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो देखेंगे वो है फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, फाइल्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्या हैं, ऑपरेशंस ऑन फाइल कौन कौन से होंगे, अनऑर्डर्ड फाइल, ऑर्डर्ड फाइल, हैश्ड फाइल और रे टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। हम डायनामिक और एक्सटेंडेबल हैशिंग नहीं देख रहे हैं। ओके, स्टोरेज हायरार्की हम देख लेते हैं। पहले प्राइमरी है, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टोरेज है, और उसके बाद हम देख लेते हैं स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या है जी, इट इज़ फास्ट टू एक्सेस डाटा बट लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी की है, ये एक्सपेंसिव होती है। और जो कैशे मेमोरी हमारी आ जाती है प्राइमरी स्टोरेज में आती है, उसको हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं। और जो मेन मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है, और हम उसको डी रैम भी कहते हैं। और क्योंकि ये वॉलेटाइल होती है इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग होती है। फ्लैश मेमोरी भी प्राइमरी में आ जाती है, तो कैशे मेन और फ्लैश मेमोरी हमारे सारी जो है वो प्राइमरी स्टोरेज में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टोरेज में हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और टेप्स आ जाती हैं। हार्ड डिस्क को हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी है, और रिमूवेबल मीडिया हमारे पास टर्शरी थर्ड लेवल स्टोरेज है। ठीक है, ये सेकेंडरी टर्शरी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, इनकी हमारे पास ये थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज। और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये चीपर भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होता हमेशा ये है कि सबसे पहले डाटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी में कॉपी किया जाता है, और उसके बाद से प्रोसेस किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी आपको सबको ही पता है कि हम केबीज, एमबी, जीबी, टेराबाइट और पीटाबाइट में हम मेजर करते हैं। Storage of databases क्या है? Database actually is it's a persistent data. So most databases are stored in magnetic disk. क्यों? क्योंकि दे आर टू लार्ज टू फिट इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का स्मॉल लिमिटेड साइज होती है, तो हम उसको उसमें फिट नहीं कर सकते। जबकि डेटाबेस हमारी एक एवर ग्रोइंग चीज होती है, वो बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है मतलब डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे डेटाबेस हैं जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे फेसबुक का डेटाबेस ले लो, आप गूगल का डेटाबेस ले लो, वो एवर ग्रोइंग है, वो उसमें कभी भी कम नहीं हो रही चीजें, बल्कि बढ़ ही रही हैं। दूसरा क्या है कि जी नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्रिवेंट्स डेटा लॉस, क्योंकि हमने देखा कि हमारी प्राइमरी डिवाइस वोलेटाइल थी और ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि अगर हमारे पास पावर सडनली ऑफ हो जाती है, तो हमारे पास जो हमारी स्टोरेज है उसके ऊपर लिखा हुआ डेटा अगर इरेज हो जाता है विद द स्विचिंग ऑफ ऑफ लाइट, तो हम कहते हैं वो वोलेटाइल है, वो उड़ जाता है, उसके ऊपर रहता नहीं है। लेकिन जो डेटा लाइट के बंद हो जाने के बावजूद भी या पावर सप्लाई के खत्म हो जाने के बावजूद भी रहता है, दैट इज नॉन वोलेटाइल। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज लेस। ओके, इसके बाद आ जाती है डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्रेफर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट है इसकी। डाटा स्टोर्ड कैसे हो रहा है इसमें? दे आर स्टोर्ड एज मैग्नेटिक एरियाज ऑन मैग्नेटिक डिस्क सरफेस। ये सारी वो सिंपल सी बातें जो हमने फिजिक्स में भी देखी हैं, या शायद आपने जब आईटीसी पढ़ा है तो उसमें भी इस तरह की चीज़ों का जिक्र होता है, और बेसिक फिजिक्स में भी आती हैं ये चीज़ें। अच्छा, अ डिस्क पैक कंटेन्स सेवरल मैग्नेटिक डिस्क कनेक्टेड टू रोटेटिंग स्पिंडल। ये आपको सिर्फ उसका बता रहा, फिजिकली आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो दिखने में किस तरह का होगा। कि डिस्क पैक होता है और वो उसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, और वो एक रोटेटिंग स्पिंडल के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं। डिस्क्स आर डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स। जो डिस्क जो बहुत ज्यादा डिस्क है उनमें से एक डिस्क की बात करा कि वो जो डिस्क है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स हर एक के सरफेस के ऊपर होते हैं, एंड दे कैन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड्स। और टिपिकली क्या होता है कि जी ट्रैक कैपेसिटीज वेरी फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 150 केबीज। फिजिकली आपको ये इस तरह के दिखाई देता है कि जी आपके सामने ये फिगर ए के अंदर अ सिंगल साइडेड डिस्क विद रीड राइट हेड, ये आपके सामने एक डिस्क है, इसके ऊपर ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ ट्रैक। ये वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दैट इज रीड राइट हेड, और ये एक आर्म के साथ अटैच है, और ये एक एक्चुएटर के ऊपर अटैच है ये चीजें। और एक्चुएटर से फिक्स है, और ये इसके ऊपर रिवॉल्व करता है, तो रीड राइट हेड के थ्रू इस ट्रैक के ऊपर या जिस भी ट्रैक के ऊपर वो रिवॉल्व करेगा उसको वो रीड या राइट कर सकता है। और इसी तरह से ये बी में आपको दिखाया जा रहा है अ डिस्क पैक। एक तो ये ऊपर वाली सिंगल डिस्क दिखाई थी, इसी तरह की बहुत सारी डिस्क 1 2 3 अप टू
सो ऑन। इस फिलहाल सिचुएशन में आपको मैक्सिमम 4 दिखाई गई हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ के दरमियान डिस्टेंस का मतलब यही है कि जी बहुत ज़्यादा है इसके दरमियान में भी। ओके, इसमें भी रीड राइट हेड है, हर एक डिस्क के ऊपर उसका एक अपना रीड राइट हेड है, एक स्पिंडल के आगे अराउंड वो रिवॉल्व कर रही हैं, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये एक्चुएटर मूवमेंट है, और ये सारी से आपको आसानी से समझ आ रही है ये क्या आपके सामने। डिस्टोरेज डिवाइस मजीद कंटिन्यू करते हैं कि जी ट्रैक को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर ब्लॉक में या सेगमेंट सेक्टर्स में। हम उसको स्मॉलर ब्लॉक भी कह देते हैं। एक जो पूरा ट्रैक है राउंड, उसको हम मजीद डिवाइड करें बिकॉज इट यूजुअली कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइन। The division of a track into sector is hard coded on the disk surface and cannot be changed। एक मर्तबा जब एक डिस्क की जो है वो डिवीजन कर दी गई है ट्रैक्स के मुताबिक, ट्रैक्स उसके ऊपर, सॉरी सेक्टर्स, जब ब्लॉक के ऊपर जो है वो सेक्टर्स, ब्लॉक या सेक्टर्स हमने डिवाइड कर दिए तो वो हार्ड कोडेड है, और उसके बाद वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। और फिर ट्रैक इज डिवाइडेड into M blocks. The block size B is fixed for each system। एक ट्रैक को हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और वो हर सिस्टम के लिए ब्लॉक का साइज डिफरेंट हो सकता है, और उसकी रेंज लिखी हुई है कि वो 512 बाइट से लेकर 8192 तक हो सकता है। तो आपके सामने ये एक फिगर दिखाई हुई है, और उसके अंदर एक ट्रैक के ऊपर ये एक सेक्टर है, ठीक है, और या आर्क ऑफ ट्रैक है। सही है। ये वाला आर्क ऑफ ट्रैक जो है वो इस के ऊपर एक एंगल सबटेंड कर रहा है। सही है। इसी तरह जो भी हम डिवाइड करेंगे और जो भी सेक्टर्स बनेंगे वो सब के सब एक कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 1 सेक्टर। ये वाली लाइन आपको एक दिखाई दे रही है ऊपर, इसके ऊपर वाली बिल्कुल जो लाइन है उसके ऊपर आप देखें कि एक लाइन लगाने के बाद वो 2 सेक्टर्स में डिवाइड हो गए। उसके ऊपर वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हैं 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। तो one type of sector organization calls a portion of the track that subtends a fixed angle at the center of the sector, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला। ठीक है, ये it subtends an angle at the center of the circle। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी रीड राइट हेड जो है वो हमारे ट्रैक के ऊपर मूव करता है, और हम ट्रैक के ऊपर, जिस ट्रैक के ऊपर वो मूव करता है उसके ऊपर ही सिर्फ उस ब्लॉक को ही पढ़ सकते हैं, उधर से ही डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। A physical disk block address contains या consists of क्या क्या फिजिकली जो भी हमारा एड्रेस है, वो फिजिकली डिस्क ब्लॉक का जो एड्रेस है हम किस किस चीज के ऊपर है। अ सिलेंडर नंबर या इमेजिनरी कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ऑल रिकॉर्डेड सरफेस। 3 चीजें जो अहम है, एक तो उसका सिलेंडर नंबर है, दूसरा वो सिलेंडर किस सिलेंडर पर है, दूसरा अ ट्रैक और सरफेस नंबर विद इन दैट सिलेंडर, जो सिलेंडर जिसके ऊपर है वो उसके ऊपर मजीद कौन से वाला ट्रैक नंबर है, और फिर उस ट्रैक के ऊपर उसका ब्लॉक नंबर कौन सा। बिल्कुल इस तरह ही डिफाइन हुआ हुआ जैसे किसी भी का भी एक हाउस एड्रेस है, पहले सिटी होती है, फिर उसका ब्लॉक होता है, फिर उसका घर का एड्रेस। इसी तरह से ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर मजीद कौन सा ट्रैक है, और उस ट्रैक के ऊपर मजीद कौन सा ब्लॉक है। ठीक है। रीडिंग और राइटिंग अ डिस्क ब्लॉक इज टाइम कंज्यूमिंग। क्यों है जी? क्योंकि सीक टाइम एस एंड रोटेशनल डिले, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि जब भी हम रीड या राइट कर रहे हैं तो हमें उस जगह पर, फॉर एग्जांपल हम रीड करना चाहते हैं तो प्रॉपर लोकेशन पर पहुंचने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होगा, दैट इज सीक टाइम। ठीक है। और रोटेशनल डिले तो वो कहता है और क्योंकि रोटेशन कर रही है डिश तो उसमें डिले भी आ जाता होता है, तो दैट इज लेटेंसी। तो आर डी से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। रोटेशनल डिले इज एक्चुअली 4 मिली तक है, और सीक टाइम 3 to 8 सेकेंड, इस वजह से वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये टिपिकली हमारे पास डिस्क पैरामीटर्स हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या हैं जी? दे आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड कंटेन्स, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स साइज का ही रिकॉर्ड हो, वो वेरिएबल लेंथ का भी हो सकता है। रिकॉर्ड कंटेन्स फील्ड्स व्हिच हैव वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, अमाउंट, डेट, टाइम एंड एज। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डाटा हो सकता है। रिकॉर्ड टाइप एंड डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर फॉर एग्जांपल हमारे पास रिकॉर्ड में 4 बाइट ले रहा है, लॉन्ग इंटीजर 8 बाइट ले रहा है, रियल नंबर 4 बाइट ले रहा है, बूलियन 1 बाइट। डेट हमारे पास 10 बाइट्स लेगी। फिक्स लेंथ स्ट्रिंग ऑफ के करेक्टर्स टेक्स के बाइट्स। ठीक है। ये फिक्स किस केस में उसने आपको बता दिया। फील्ड्स देमसेल्फ में बी फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ,
और वेरिएबल लेंथ फील्ड्स कैन बी मिक्स्ड इनटू वन रिकॉर्ड। अगर तो फील्ड्स जो है वो फिक्स लेंथ की हैं तो फाइन है, और अगर वो वेरिएबल लेंथ की भी हैं तो वो कहता है वेरिएबल लेंथ की जो फील्ड है हम उनको मिक्स करके एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। सेपरेटर इन करेक्टर और लेंथ फील्ड्स आर नीडेड so that the required so that the record can be parsed। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक गिवन है और उसमें हम देखते हैं कि रिकॉर्ड जो है ये ऊपर वाली फिगर जो ए आपको नजर आ रही है ये एक फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है विद 6 फील्ड्स एंड साइज ऑफ 71 बाय 71 बाय, और उसके अंदर जो फिक्स साइज है जैसे नेम जो है वो 1 से लेकर 30 तक नेम के लिए, उसके बाद एसएसएन है उसकी फिक्स लेंथ है, सैलरी की फिक्स लेंथ दी हुई है, सैलरी रिकॉर्ड के लिए, जॉब कोड के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, हायर डेट के लिए। तो टोटल जो है ये एक फिक्स साइज का ब्लॉक बना हुआ है, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है, दैट इज ऑफ 71 बाइट्स। उसके बाद आपको बी फिगर जो नजर आ रही है इट इज अ record विद 2 वेरिएबल लेंथ फील्ड्स एंड 3 फिक्स लेंथ फील्ड्स। ये कैसे पता चल रहा है हमें? जो हमारे पास जैसे नेम है वो स्मिथ जॉन है और वो एक सेपरेटर, इसके एंड पर सेपरेटर करेक्टर लगा हुआ है तो ये एक वेरिएबल लेंथ का है। इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो जो डिपार्टमेंट का नाम है वो इसके एंड पर एक सेपरेटर करेक्टर है, दैट इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। लेकिन एसएसएन, सैलरी और जॉब कोड जो है ये तीनों के तीनों जो है वो फिक्स लेंथ फील्ड्स हैं। उसके बाद हमारे पास फिगर सी में नजर आ रहा है आ वेरिएबल फील्ड रिकॉर्ड विद 3 टाइप्स ऑफ सेपरेटर कैरेक्टर्स। जैसे नेम हमारे पास इक्वल टू स्मिथ जॉन, तो यहाँ पर आप देखें कि नेम इक्वल, ये इक्वल का साइन जो है दैट इज एक्चुअली सेपरेटर फील्ड नेम फ्रॉम द फील्ड वैल्यू। ये फील्ड का नाम है और ये फील्ड की वैल्यू स्मिथ जॉन, उनके दरमियान एक सेपरेटर है। उसके बाद एक फील्ड ये है पूरी एसएसएन और एक सॉरी नेम, और दूसरी एसएसएन के दरमियान में भी एक सेपरेटर फील्ड है। तो एक दो और ये तीन हमारे पास इसने बताया कि 3 वेरिएबल लेंथ के रिकॉर्ड है, लेकिन इसके एंड पर एक क्योंकि रिकॉर्ड वो इन टर्मिनेशन भी शो करना चाहता है तो उसके एंड पे एक टर्मिनेटर रिकॉर्ड भी लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग रेफर्स टू स्ट्रिंग sorry refers to storing a number of records in one block on the disk। एक ब्लॉक की शक्ल में ये एक डिस्क के ऊपर स्टोर कर देता है। ब्लॉकिंग फैक्टर बीफीआर भी कहते हैं इसको, refers to the number of records per block। एक ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ records है, that is actually blocking factor। There may be empty space in a block if an integral number of records do not fit in one block। अगर एक ब्लॉक के ऊपर सपोज 10 रिकॉर्ड सेव होने हैं और 8 सेव हुए हुए हैं तो उसके ऊपर एम्प्टी स्पेसेस भी हो सकती हैं। उसके बाद है स्पैन रिकॉर्ड, refers to the record that exceed the size of one or more blocks and hence to span a number of blocks। स्पैन रिकॉर्ड वो वाले रिकॉर्ड्स होते हैं जो एक ब्लॉक के ऊपर पूरे नहीं आ रहे, तो चूंकि वो एक ब्लॉक पे पूरे नहीं आ रहे तो हम उसको एक्सटेंड करके एक दूसरे ब्लॉक पर ले जाता है, एक बार 2 पे भी पूरा नहीं आ रहा तो हम उसको एक्सटेंड करके तीसरे पर ले जाते हैं, दैट इज एक्चुअली स्पैन। File of records, a file is a sequence of records where each record is a collection of data value। Simple, इसमें कुछ explanation की तो जरूरत नहीं है। A file descriptor या file header include information, क्या क्या information होती है that describe the file, फाइल के बारे में बता रहा है जाहिर है वो, such as field का नाम क्या है और उसकी data type क्या है और address क्या है उस फाइल का ब्लॉक के ऊपर और उस डिस्क के ऊपर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास records are stored on disk block। The blocking factor of a file, ये उसी तरह का ही डेफिनेशन आपको दोबारा नजर आएगी। Blocking factor of a file is the average number of file records stored in a disk block। एक डिस्क ब्लॉक के ऊपर एवरेज नंबर ऑफ फाइल कितनी हमने उसके ऊपर सेव की हुई हैं, दैट इज ब्लॉकिंग फैक्टर BFR। A file can have fixed length record और a variable length record। ये इसमें भी वही वाली बात है जो अभी पीछे हमने देखी थी कि ये भी फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ हो सकता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं फाइल रिकॉर्ड्स स्पैन्ड और अनस्पैन्ड, दो तरह के हो सकते हैं, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी स्पैनिंग के बारे में। तो अगर अनस्पैन्ड हम उसको कहते हैं कि अगर नो रिकॉर्ड कैन स्पैन 2 ब्लॉक्स, कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो 2 ब्लॉक्स पर स्पैन कर सके, और उसको हम अनस्पैन्ड कहते हैं। और स्पैन्ड क्या होता है कि रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड इन मोर देन वन ब्लॉक। अब हर रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक के ऊपर पूरा रहा, दैट इज एक्चुअली अनस्पैन्ड। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा ब्लॉक के ऊपर सेव हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो स्पैन्ड है। द फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स दैट आर एलोकेटेड to hold the records of a file
can be contiguous, linked or indexed. In a file of fixed length records, all records have same format. बिल्कुल ठीक है. Usually unspanned blocking is used with such file. जो हमारे पास फिक्स्ड लेंथ records होते हैं उसके अंदर हमारे पास सारे records का जो फॉर्मेट होता है आमतौर पर उनमें सेम होता है और उस मकसद के लिए हम जो सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फिक्स्ड लेंथ होता है तो हम कहते हैं कि हम अनस्पैन्ड, क्योंकि फिक्स हमें ऑलरेडी पता है हम उतने साइज के ब्लॉक के ऊपर उसको सेव कर सकते हैं. लेकिन जब हमारे पास फाइल आती है ना जो वेरिएबल लेंथ की होती है तो उस केस में हमें प्रेफर और बेहतर यही होता है कि हम उस केस में स्पैन्ड ब्लॉकिंग को इस्तेमाल करें क्योंकि वो मोर देन वन हो सकता है, कोई रिकॉर्ड 1 के ऊपर आए, हो सकता है कोई मोर देन वन लाइक 2 ब्लॉक्स के ऊपर आ जाए, हो सकता है कोई 3 के ऊपर आ जाए. उस केस में हमें स्पैन्ड ही बेहतर रहता है और वही इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक अनस्पैन्ड और स्पैन्ड, फिगर ए में अनस्पैन्ड और फिगर बी में आपको स्पैन्ड नजर आ रहा है. अनस्पैन्ड में आप देखेंगे रिकॉर्ड 1 2 3 ये फिक्स साइज के हैं, इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक में भी देखिए 4 5 6 ये भी फिक्स साइज के हैं. लेकिन जो बी है जिसमें स्पैन्ड आप देखिए 1 2 3 रिकॉर्ड के बाद 4 है और ये 4 पूरा नहीं है बल्कि ये नेक्स्ट आप देखें कि नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर 4 का रेस्ट ऑफ द पोर्शन आ रहा है. ठीक है, उसके बाद 5 6 एंड 7 है, माइट भी एक और इधर से आए और 7 का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बाकी का पोर्शन जो है वो किसी और ब्लॉक के ऊपर हो, सिंस इट कैन स्पैन मोर देन वन ब्लॉक. फाइल के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? टिपिकल फाइल ऑपरेशन इंक्लूड रिट्रीवल एंड अपडेट. सबसे पहला तो जी आ जाता है ओपन. सबसे पहले हम फाइल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं. इट प्रिपेयर फाइल. ओपनिंग क्या कर रही है जी? प्रिपेयरिंग द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. एलोकेट अप्रोप्रिएट बफर्स टू होल्ड फाइल ब्लॉक फ्रॉम डिस्क से अप्रोप्रिएट होल्ड करती है जी, फाइल ब्लॉक को लेती है. उसके बाद उसका हेडर देखती है और अपने पॉइंटर को सेट कर देती है उस फाइल के स्टार्ट पर, ताकि ओपनिंग के बाद हम देखते हैं ओपनिंग के बाद आमतौर पे हम स्टार्ट से ही बिल्कुल हो रहे होते हैं. उसके बाद फाइंड होता है. फाइंड क्या कर रहा है जी? फाइल रिकॉर्ड को सेट हमने सर्च करना है एक गिवन कंडीशन की बेस पर. अगर कोई गिवन कंडीशन है और वो हमारी मैच होती है तो हम उस फाइल को फेच करके ले आते हैं. फिर फाइंड नेक्स्ट है हमारे पास, ये वो वाला फाइल रिकॉर्ड सर्चेस दी फॉर द नेक्स्ट फाइल रिकॉर्ड दैट सेटिस्फाइड अ सर्टेन कंडीशन एंड मेक्स इट करंट फाइल रिकॉर्ड. ठीक, सर्चेस द फाइल नेक्स्ट फाइल रिकॉर्ड फ्रॉम द करंट, जिस जगह पर वो खड़ा हुआ है उस जगह से नेक्स्ट फाइल को वो सेट सर्च करके लेकर आता है और उसके बाद हम कहते हैं कि वो ये वाली फाइल रीड होने के बाद नेक्स्ट ये वाली रीड हो रही होगी. रीड क्या करता है जी? रीड ऑपरेशन क्या करता है? रीड दी करंट फाइल जो भी हमारे पास करंटली हम जिसके ऊपर भी मौजूद हैं तो हमारे पास वो करंट फाइल को रीड करता है. प्रोग्राम वेरिएबल्स में इंसर्ट क्या कर रहा है कि नया रिकॉर्ड फाइल के अंदर सेव कर रहा है. डिलीट क्या कर रहा है? एक करंट फाइल के अंदर से कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है और फिर हमने साथ ये भी मेक श्योर करना है कि वो वाला जो डिलीट हो रहा है वो मजीद दोबारा उसका हिस्सा ना हो. मॉडिफाई क्या कर रहा है? मॉडिफाई चेंजेस द वैल्यू ऑफ सम फील्ड ऑफ द करंट रिकॉर्ड. सम फील्ड का मतलब ये पूरी की पूरी, हम जब भी अपडेशन कर रहे होते हैं आमतौर पर कोई भी फाइल, वो थोड़ा बहुत पोर्शन होता है जिसे हमें मॉडिफाई करना होता है. उसके बाद क्लोज क्या होता है? टर्मिनेट्स एक्सेस टू द फाइल. रीऑर्गेनाइज क्या कर रहा है? जो सिंपली नाम से पता चल रहा है और रिकॉर्ड को रीऑर्गेनाइज कर रहा है. मिसाल के तौर पर द फाइल रिकॉर्ड मार्क डिलीटेड आर फिजिकली रिमूव फ्रॉम द फाइल. अगर हमने फाइल्स डिलीट कर दिया तो वो फिजिकली रिमूव भी हो गई हैं और अगर हमने कोई नहीं डाली है तो वो उसके अंदर भी ऐड हो गई हुई हैं. और इसी तरह से रेड ऑर्डर्ड हम इसको भी आप देख ले कि ये रेड करता है फाइल बॉक्स के. अनऑर्डर्ड फाइल क्या होती है जी? अनऑर्डर्ड फाइल होती है जिसे हम हीप या पाइल ऑफ फाइल भी कहते हैं. अनऑर्डर्ड जब भी फाइल्स होंगी उन्हें हम हीप या पाइल करें. नए रिकॉर्ड को हमेशा फाइल के, इस केस में हमेशा फाइल के एंड पर सेव किया जाता है और इस मकसद के लिए लीनियर सर्च थ्रू द फाइल रिकॉर्ड इज नेसेसरी टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड. रैंडमली कोई ऑर्डर नहीं है तो रैंडमली जो फाइल्स है वो रखी हुई हैं और जब भी इंसर्शन होगी एंड पर होगी. तो जब हमने सर्च करना है कोई भी पर्टिकुलर फाइल तो हमें बिल्कुल लीनियरली पहली दूसरी तीसरी चौथी अब टू एन फाइल हमें सर्च करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो है वो reading and searching on average, this require reading and searching half the file blocks on the average and is quite expensive. जाहिर है इसमें आपको on average सारी देखने पड़े. record insertion is quite efficient क्योंकि हमने end पर डालना है, लेकिन reading the records in order of a particular field required sorting the file record. अगर आप read करना चाहते हैं और रिकॉर्ड को और एक पर्टिकुलर फील्ड के लिहाज से करना चाहते हैं तो फिर आप उसको सॉर्ट करें पहले और उसके बाद उसको रीड करें.
उसके बाद आती है हमारे पास ऑर्डर्ड फाइल, जिसे हम सिक्वेंशियल फाइल भी कहते हैं। फाइल रिकॉर्ड्स आर केप्ट सॉर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ ऑर्डरिंग फील्ड। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई 150 स्टूडेंट्स का डेटा है और हम कहते हैं कि हमने उसको ऑर्डर में रखना है और हम उसको ऑर्डर में रख रहे हैं उसकी आईडी के लिहाज से, तो ऑर्डरिंग फील्ड इस केस में हमारे पास आईडी, स्टूडेंट आईडी होगी। रीडिंग एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ब्लॉक पे खड़ी हूँ और मुझे पता है कि 150 स्टूडेंट्स का डाटा हर एक ने 10 बाइट्स लिया हुआ स्टोर होने के लिए, और मुझे जो है वो 150th रिकॉर्ड पे जाना है, तो 10 इंटू 150 और मैं उस डायरेक्टली मेमोरी पे उस लोकेशन पे चले जाते हैं। फाइंडिंग नेक्स्ट रिकॉर्ड, नो एक्स्ट्रा ब्लॉक। फाइंडिंग नेक्स्ट रिकॉर्ड इसमें आसान है क्योंकि वो हमने ऑर्डर में रखा हुआ है, तो हम एक से नेक्स्ट पे आसानी से जा सकते हैं। Insertion is expensive. Records must be inserted in correct order, क्योंकि अगर मेरे पास 150 स्टूडेंट्स का डेटा है और 150 का ही मजीद आता है और वो 150 मजीद का डेटा जो है वो मिक्स किस्म का डेटा है और हमारे पास ऑलरेडी जो पड़ा हुआ डेटा है वो ऑर्डर्ड में है, तो मुझे हर एक रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा सारी जगह पर कि उसका पर्टिकुलर प्लेस कौन सी बनेगी, फिर ही मैं उसको जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस कर सकूंगी। इट इज कॉमन टू कीप सेपरेट अनऑर्डर्ड ओवरफ्लो फाइल फॉर न्यू रिकॉर्ड्स टू इम्प्रूव इंसर्शन एफिशिएंसी। दिस इज पीरियोडिकली मर्ज्ड विद मेन ऑर्डर्ड फाइल। हम एक सेपरेट ओवरफ्लो फाइल रखते हैं और उसके अंदर हम जो है वो सेपरेटेड अनऑर्डर्ड चीजों को रखते हैं और उसके बाद हम इंसर्शन में एफिशिएंसी के लिए एक टेक्निक सी आप समझ लो ये इस्तेमाल हो रही है। अब बाइनरी सर्च कैन बी यूज टू सर्च फॉर रिकॉर्ड ऑन इट्स ऑर्डरिंग फील्ड वैल्यू। और जब हमें कोई चीज सर्च करनी है और तो यूजुअली हमें इसमें बिल्कुल लीनियर सर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि ये अनऑर्डर्ड तो है नहीं। तो ऑर्डर्ड के केस में हम बिल्कुल हमारे पास हाफ हमें काम करना पड़ता है और हम इसमें बाइनरी सर्च चला देते हैं। दिस रिक्वायर्स रीडिंग एंड सर्चिंग log base 2 of the file blocks on average, an improvement over linear search। यानी आप समझ लो ऑर्डर्ड फाइल में सर्च करना का टाइम आधा रह जाता है कंपेयर टू अनऑर्डर्ड फाइल। ये आपके सामने एक ऑर्डर्ड फाइल है और इस ऑर्डर्ड फाइल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 है और अप टू n ब्लॉक्स हैं और नेम के ऊपर ये ऑर्डरिंग हुई हुई है। आप देखें तो उसमें पहले डबल ए वाला एक ब्लॉक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो ए डी से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक ए एल से हो रहा है, फिर ए एल डबल एल हो रहा है, फिर ए एन डी हो रहा है, फिर ए एम हो रहा है। यानी ये वाला जो सॉर्टिंग हुई हुई है वो अल्फाबेट्स के लिहाज से हुई हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है एवरेज एक्सेस टाइम। द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज एक्सेस टाइम टू एक्सेस स्पेसिफिक रिकॉर्ड फॉर अ गिवन टाइप। हीप चूंकि अनऑर्डर्ड फाइल है तो उसमें हमें सिक्वेंशियली लीनियरली स्कैन करना पड़ेगा और एवरेज ब्लॉक्स टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड है वो है b/2। और b क्या है? बी क्या है? इसके अंदर बी ब्लॉक्स हैं। एवरेज एक्सेस टाइम फॉर अ फाइल ऑफ बी टोटल ब्लॉक है, तो अंडर द स्पेसिफिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन b/2। ऑर्डर्ड अगर हम सिक्वेंशियली स्कैन करते हैं तो भी में b/2, लेकिन हमें जब ऑर्डर्ड बाइनरी सर्च हम अप्लाई कर रहे हैं उसके सर्च के मेथड में तो हमें लॉग बेस 2 करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है जी हैशिंग। हैशिंग फॉर डिस्क फाइल्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल हैशिंग। फाइल ब्लॉक्स को हम एम साइज, आप समझ लो एक साइज है एम, कोई भी एक नंबर है, वो इस एम साइज का इक्वल साइज के बकेट्स में हम फाइल को डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं बकेट 0, बकेट 1, बकेट m-1। ठीक है, इस तरह हम पूरी एक फाइल को इक्वल साइज के एम ब्लॉक्स बना रहे हैं तो हम इक्वल साइज में डिवाइड कर देते हैं। टिपिकली अ बकेट कोरिस्पॉन्ड टू 1 disk block। बिल्कुल ठीक है। One of the file field is designated to be hash key of the file। अच्छा, हैशिंग में हमारे पास कौन सा की होता है? हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और हमने उसको स्टोर करना होता है, तो हमारे पास एक हैश फंक्शन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो डेटा हमने स्टोर करने के लिए रखना है वो हम किस लोकेशन पे करेंगे, हम उस हैश फंक्शन में डालेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है एज ऑफ के। अब इधर एज एक हैश फंक्शन है, उसमें ये के वो वाली चीज है जिसको मैंने रखना है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो मैंने हैशिंग फंक्शन में वो के डाला और मुझे उसमें डालने के बाद कोई एक इंटीजर आप रिटर्न हुआ और वो जो इंटीजर है मैं उस इंटीजर नंबर पर जाकर उस वैल्यू को रख दूंगी। तो द record विद हैश की वैल्यू के इज स्टोर्ड इन बकेट आई, उस बकेट नंबर आई में रख दूंगी वेयर आई इक्वल टू एच ऑफ के एंड एच इज द हैशिंग फंक्शन। ये हैशिंग फंक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हम खुद भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये
फलां हैशिंग फंक्शन ही होगा, ये हैशिंग फंक्शन हम खुद बना लेते हैं। सर्चिंग हमारे पास हैशिंग की वजह से आसान हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने हैश करके जिस हैश फंक्शन में डालने के बाद वो इंटीजर ब्लॉक का नंबर जनरेट हुआ था, हम बिल्कुल उसी तरीके से सर्च में भी वही वाला अप्लाई करते हैं, वो हैश नंबर जनरेट होता है, उस ब्लॉक पर जाकर हम वो चीज़ को सर्च कर देते हैं। लेकिन इस केस में एक मसला ये होता है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाकर चीज़ रख रही हूँ और वो ऑलरेडी फिल है, तो फिर हमारे पास एक मसला अराइज होता है हैशिंग के केस में, और उसको हम कहते हैं क्लियन। तो क्लियन occur when a new record hashes to a bucket that is already full. An overflow file is kept for storing such record. Overflow record that hash to each bucket can be linked together. अच्छा खैर, ये वाली चीज आपके सामने आगे मैं बता देती हूँ कि जब भी क्लियन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। उसको रिजॉल्व करने के लिए, क्लियन को दूर करने के लिए ओपन एड्रेसिंग है, फिर चेनिंग है, और फिर मल्टीपल हैशिंग है। ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है कि आपके पास एक आपने हैश फंक्शन अप्लाई किया, आपके पास एक पर्टिकुलर बकेट नंबर आया, आपने वहां पर जाकर रखा, लेकिन अगर आपके पास उस जगह पर ऑलरेडी फिल है तो क्लियन आ गई है। फिर आप दोबारा हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, सॉरी दोबारा नहीं करते, बल्कि अगर उस जगह पर क्लियर ना, तो आप बिल्कुल उससे नेक्स्ट लोकेशन देखते हो कि अगर वो खाली है तो आप वहां रख देते हैं, अगर वो भी भरी हुई है तो फिर उससे नेक्स्ट आप लोकेशन देखते हैं कि वो खाली है, उसी सीक्वेंस में बिल्कुल नेक्स्ट, और फिर आप वहां पर ले जाकर रख देते हैं। दैट इज ओपन एड्रेसिंग। चेनिंग में क्या होता है कि आपके पास हर ब्लॉक के आगे आप समझ लें एक अरे अटैच्ड है, अगर तो वो उस ब्लॉक नंबर के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट है, तो फिर क्या, एलिमेंट नहीं है तब तो वो उसके अंदर रख देगा, लेकिन अगर उसके अंदर एलिमेंट है और फिर से कोई एक नई वैल्यू आई है और उसको ने हैशिंग करने के बाद वही ब्लॉक नंबर फिर से दिया, तो फिर ऑलरेडी वो तो फुल है, फिर क्लियर आ गई है। उस केस में हम फिर क्या करेंगे, उससे एसोसिएटेड जो अरे है उसके अंदर हम उस वैल्यू को भरते चले जाएंगे। फिर तीसरा हमारे पास आता है मल्टीपल हैशिंग, और मल्टीपल हैशिंग ये होता है कि हम एक से ज्यादा हैश फंक्शन बनाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास एज मैक्सिमम एज पॉसिबल यूनिक वैल्यूज ही जनरेट हो, तो क्लियर नहीं आएगी, तो हम कहते हैं एक या दो या तीन हैश फंक्शन हम अप्लाई करते हैं। एक हैश फंक्शन से हमने एक वैल्यू जनरेट की, फिर उसके ऊपर और हमने वहां पर ले जाकर रखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो थी वो ऑलरेडी जगह फुल थी, फिर हमने दूसरा हैश फंक्शन अप्लाई करके उस वैल्यू को नई खाली जगह ढूंढकर उधर रखने की कोशिश की, और अगर उससे भी नहीं मिली तो फिर तीसरे हैश फंक्शन, और इसको हम कहते हैं मल्टीपल हैशिंग, और इस तरह हमारे पास क्लियन जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, आपके सामने ये फिजिकली दिखाया हुआ है कि ये किस तरह से मैचिंग बकेट नंबर्स टू डिस्क ब्लॉक एड्रेस। ये आपके सामने एक बकेट नंबर है 0123 से लेकर M-1 तक, और यहाँ से लेकर ये डिस्क के ऊपर किस तरह मैप हो रहा है कि 0 जो है वो एक ब्लॉक पे जा रहा है, 1 जो है वो किसी और ब्लॉक पे जा रहा है, 2 जो है वो किसी और ब्लॉक पे जा रहा है, तो ये डिफरेंट जगहों पर जा रहा है। ये आप फिजिकली इसको ड्रॉ करके इन्होंने दिखाया हुआ। To reduce overflow records, a hash file is typically kept 70 to 80% full, मतलब 100% उसको full नहीं करने की कोशिश करते। Hash function H should distribute the records uniformly among the buckets। जब हम हैशिंग करते हैं और हैशिंग के ऊपर काम करते हैं तो हम इस तरह का हैश फंक्शन डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जो क्लियन कम से कम करे, और क्लीन कम से कम तब भी होगी जब हमारे पास मैक्सिमम टाइम यूनिक वैल्यू जनरेट कर रहा होगा। जब वो मैक्सिमम टाइम यूनिक वैल्यू जनरेट कर रहा होगा तो इसका मतलब है हर दफा वो एक नई जगह पर वैल्यू जाकर रखी जा रही होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि जो रिकॉर्ड्स है वो यूनिफॉर्मली बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। Main disadvantage of static external hashing: fixed number of buckets M is a problem if the number of records in the file grow and shrink। अगर तो फाइल के अंदर नंबर ऑफ records बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं और आपने buckets M ही रखी हैं तो ये एक मसला हो जाता है स्टैटिक एक्सटर्नल हैशिंग के केस। फिर है जी ऑर्डर्ड एक्सेस ऑन हैश की इज क्वाइट inefficient, requires sorting of the records। अब देखें हैश ओवरफ्लो हैंडलिंग किस तरह से हो रही है। ये एक बकेट है 0, बकेट 1, बकेट 2, बकेट n, और इधर इनमें वैल्यूज तो एंटर हुई हुई हैं, लेकिन साथ आप देखें कि रिकॉर्ड पॉइंटर है, ये नल है, इसके आगे कुछ भी मजीद नहीं इन्होंने कहा हमने अटैच किया हुआ। फिर एक रिकॉर्ड पॉइंटर है मजीद, इसमें अगर कोई नया एलिमेंट आया, आप देखें अभी ये फिलहाल नल इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पर तीसरा एलिमेंट भी ऐड नहीं हुआ हुआ, इसमें देखे 1 2 3 ऐड हुए हुए, और साथ ही अगर कोई नया आएगा तो फिर वो 981 के ऊपर जाकर रखा जाएगा। इसी तरह से देखें ये 22 72 522 ये चेनिंग वाले प्रोस्पेक्टिव को इस्तेमाल करा, और फिर इधर से देखें अगर कोई नेक्स्ट आया तो 182 पे रख देंगे। इसी तरह से आप देखें यहाँ पर भी अभी स्पेस थी एक, इस वजह से यहाँ पर मजीद इसको नए से अटैच नहीं किया।
फिर हमारे पास आ जाता है जी पैरेललाइजिंग डिस्क एक्सेस यूजिंग रे टेक्नोलॉजी। सेकेंडरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास अभी हमने देखी है। अब हमारे पास थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, वो कहता है कि जी मेजर एडवांस इन सेकेंडरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ रेड विच इज ओरिजिनली स्टूड फॉर रिडंडेंट अरेज ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। मिसाल के तौर पर अगर हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है और हम उसको स्टोर करने के लिए कोई 15 पीटाबाइट का वो डेटा है और हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो रेड टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आप एक बहुत बड़ी साइज का अगर आप डिस्क लेते हैं तो वो बहुत महंगा आपको पड़ता है। तो हम कहते हैं, रेट वाले ये कहते हैं कि रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क आप इंस्टेड कि आप 15 पीटाबाइट की एक इकट्ठी एक बड़ा सा डिस्क लें, वो महंगा भी होगा। आप यूं करें कि वन वन पीटाबाइट की 15 डिस्क ले लें और उनको आपस में इस तरह से कनेक्ट कर लें कि वो जो है वो यही वाला काम परफॉर्म कर सके। अब वो किस तरह करना, ये एक अलग काम है। द मेन गोल ऑफ रेड इज टू इवन आउट द वाइडली डिफरेंट रेट्स ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट ऑफ डिस्क अगेंस्ट दोज इन द मेमोरी एंड इन माइक्रोप्रोसेसर। और जो भी डेटा आएगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे आपको एक शक्ल में दिखाते हैं ये किस तरह से हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी में मिसाल के तौर पर फाइल ए आई है और हमने चार फाइल्स को, छोटी छोटी चार फाइल्स हमने इकट्ठी पैरेलल इस्तेमाल की हैं, और ये इम्पैक्ट आपको वही बड़े वाला ही देगी जो एक बड़ी साइज की फाइल आपको देती है। तो फाइल ए आपके पास आई है तो वो A1 A2 A3 बाय पार्ट्स इनके ऊपर जो है वो सेव हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कॉल्ड डाटा स्ट्रिपिंग इज यूज्ड व्हिच यूटिलाइजेस पैरेललिज्म टू इम्प्रूव डिस्क परफॉर्मेंस। और डाटा स्ट्रिपिंग की वजह से डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है ट्रांसपेरेंटली ओवर मल्टीपल डिस्क टू मेक देम अपीयर एज अ लार्ज फाइल, और ये फास्ट भी होती है। जैसे मिसाल में आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है फिगर ए और फिगर बी में। अगर तो हम बिट लेवल के ऊपर स्ट्रिपिंग करते हैं तो आप देखें हमारे पास A0 1 2 3 अप टू A7 एंड B0 1 2 3 अप टू B7। और ये देखिए ये चार डिस्क 0 1 2 एंड 3 के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आप देखें एक पूरी A0 से लेकर A7 तक यूं डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि A0 A4 इसके ऊपर है, A1 A5 इसके ऊपर है, A2 A6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया हुआ है। इसी तरह से B0 B4 इसके ऊपर है, B1 5, और ये एक पूरी चीज, बड़ी सी चीज वो छोटी छोटी जगहों पे करके पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट होके सेव हो गई है। और अगर ब्लॉक लेवल पर हम करें, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग अक्रॉस 4 डिस्क, तो वो यूं है कि जी ब्लॉक एक इधर आ गया A1 ब्लॉक, A2 ब्लॉक इधर आ गया डिस्क 1 पे, डिस्क 2 पे, A3 A4। ये रे टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेंड्स एंड डिस्क्रिनोलॉजी ये देख लीजिएगा, कोई ऐसी खास चीज नहीं है। उसके बाद है हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है और लास्ट है इस चैप्टर के अंदर। स्टोरेज एरिया नेटवर्क ये क्या कहता है कि द डिमांड फॉर हायर स्टोरेज हैज राइजन कंसिडरेबली इन रिसेंट टाइम्स। Organizations have a need to move from static fixed data center oriented operation to a more flexible and dynamic infrastructure for information processing. Thus, they are moving to the concept of storage area network. Storage area network के concept में ये इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि online storage peripherals are configured as nodes on a high speed network and can be attached and detached फ्रॉम सर्वर्स इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क में नेटवर्क के ऊपर, हाई स्पीड नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ स्टोरेज पेरिफेरल्स को ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक स्टैटिक फिक्स की बजाय एक डायनामिक हमें एक स्टोरेज और बड़े साइज का स्टोरेज मिल जाता है। दिस अलाउज स्टोरेज सिस्टम टू बी प्लेस्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम द सर्वर एंड प्रोवाइड डिफरेंट परफॉर्मेंस एंड कनेक्टिविटी ऑपरेशंस। फिर हमारे पास इसके फायदे भी हमें बता देता है कि जी फ्लेक्सिबल मैनी टू मैनी कनेक्टिविटी अमंग सर्वर्स, ठीक है। और आप लोगों ने तो मेरे ख्याल नेटवर्किंग पढ़ी है या नहीं, अभी खैर आइडिया नहीं मुझे। एंड स्टोरेज डिवाइसेस यूजिंग फाइबर चैनल एंड हब्स एंड स्विचेस, इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अप टू 10 km सेपरेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ स्टोरेज सिस्टम।
बिटवीन सर्वर एंड स्टोरेज सिस्टम यूजिंग अप्रोप्रिएट फाइबर ऑप्टिक केबल्स इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, और इसी तरह से बेटर आइसोलेशन कैपेबिलिटीज होती हैं। लेकिन इसमें एक मसला आता है, और वो ये आता है कि SANs फेस द प्रॉब्लम ऑफ कंबाइनिंग स्टोरेज ऑप्शंस फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स से उन्हें लेनी पड़ती हैं वो चीज़ें, एंड डीलिंग विद इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज हमारे पास जब बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों से आ रही है तो वो किस ने क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसको मैनेज कैसे करना है, उसका हार्डवेयर कैसा होना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा उसके बारे में थोड़ी सी कंसिडरेशन करनी पड़ती है। तो हमने जो चीज़ें देखी हैं दैट इज डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस, फाइल ऑफ रिकॉर्ड, ऑपरेशंस ऑफ फाइल, अनऑर्डर्ड फाइल, ऑर्डर्ड फाइल, हैश्ड फाइल्स, रेट टेक्नोलॉजी, डायनामिक और एक्सटेंडेबल हैशिंग। मैंने इसमें से आपके लिए वो स्लाइड्स निकाल दिया। आई होप आप लोग को ये समझ आ जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।